नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पहलगांव में हमले के बाद से अब तक पाकिस्तान के हुक्मरान सो नहीं पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा गन बोल्ट पॉलिटिक्स बनाया है जिसके कारण पाकिस्तान के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। और इधर हिंदुस्तान में मीटिंग पर मीटिंग चल रहे हैं। ये मीटिंग टारगेट फिक्सिंग की मीटिंग है। इस बार वो पहले की तरह एक सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी नहीं है। अगर छोटे मोटे ये सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी होती तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों के साथ मीटिंग नहीं करते, रक्षा मंत्री के साथ बार बार मीटिंग नहीं करते, ना ही मीटिंग सीसीएस की इतनी बुलाई जाती और फिर तीनों सेना प्रमुख सीडीएस के साथ मीटिंग होती। ये सारी मीटिंग ये टारगेट फिक्सिंग के लिए है कि क्या क्या टारगेट में रखा जाए, क्योंकि इस बार पहले की तरह केवल पीओके के कुछ क्षेत्रों पर आतंकवादी कैंप के ऊपर हमला नहीं होगा, बल्कि हमला चौतरफा होगा। और इसलिए ग्लोबल तरीके से भी इसमें अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग नेताओं को, अधिकारियों को लगाया गया है। ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये भी लगे हुए हैं, हर दिन कुछ राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, टेलीफोनिक वार्ता होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है और उनसे समर्थन जुटाया जा रहा है। इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत की जीत हुई और भारत ने नॉन परमानेंट जो मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर जो नहीं हैं, उनसे भी अपनी सहमति दिखाई और उन लोगों ने भी भारत का साथ दिया। हर प्लेटफॉर्म पर जहां भी पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सकता है उन जगहों पर भारत सरकार अप्रोच कर रही है, चाहे विदेश मंत्री कर रहे हो या फिर फॉरेन सेक्रेटरी कर रहे हो या फिर भारत का यूएन में रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हो या फिर अलग अलग देशों में जो भारतीय एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वो भी संपर्क कर रहा है कि इस बार तैयारी बहुत बड़ी है। यह तैयारी पाकिस्तान में पनप रहे उन आतंकवादी संगठनों के लीडर सबके खिलाफ होगा। 4 टारगेट फिक्स हैं। इन 4 टारगेट के लिए बस केवल सिग्नेचर का इंतजार है, बटन दबा नहीं कि उसके बाद इन 4 टारगेट पर वैसे ही हमला होगा जैसे ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर अमेरिका ने मारा था। ये ऐसे आतंकवादी संगठनों, उसके कैंप, उसके नेताओं की खोजबीन जारी हो रही थी और सारे आईबी हो या एनआईए हो, ये लोग नेशनल लेवल पर इनपुट दे रहा था और उसके बाद रॉ अपने काम में लगे हुए थी। इसलिए सेना प्रमुख जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने गए उससे पहले रक्षा मंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई और सारा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि देखिए पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में तो टेररिस्ट कैंप चल ही रहे हैं और उन कैंप पर तो हम जब चाहें जब स्ट्राइक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, चाहे सीधे तौर पर पीओके में घुसकर मारे या फिर एयरफोर्स से सर्जिकल स्ट्राइक करें, एयर स्ट्राइक करें या फिर अपनी सेना के कुछ कमांडो का इस्तेमाल करके इन टेररिस्ट कैंप में हम घुसें और तोड़ फोड़ इन लोगों को औकात दिखा दें। लेकिन केवल पीओके से काम नहीं चलेगा। पीओके में जो आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही थी वो वहीं तक सीमित नहीं है, अब अलग अलग जगहों पर भी है और इसके जो लीडर हैं हाफिज सईद जैसे लोग, वो भी अलग जगहों पर छुपा हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क जो इन लोगों का है, जो कि स्मगलिंग के रास्ते ये लोग हिंदुस्तान में पैसे भेजते हैं, हवाला के रास्ते ड्रग्स भेजते हैं और उसके पैसों से हथियार खरीदे जाते हैं। लोकल लेवल पर ये स्लीपर सेल डेवलप किए जाते हैं। इसके लिए एक और संगठन है और वो है दाऊद इब्राहिम का, जो जिंदा है या मर गया ये पता तो नहीं है, लेकिन एजेंसियों को कुछ न कुछ इसकी जानकारी है और उसका जो नेटवर्क है कराची से जो चल रहा है वो इसलिए जिंदा रखना चाहता है कि वो एक ब्रांड है और
उस ब्रांड का इस्तेमाल हिंदुस्तान में नेटवर्क के लिए किया जाता है, चाहे ड्रग्स का हो या फिर हथियारों का धंधा हो या फिर वसूली का हो या फिर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का हो या फिर उससे टेरर फंडिंग का हो। और उसी तरह हाफिज सईद जो कि लाहौर में डिटेक्ट हुआ है, ये भी वो छुप छुप कर जो रह रहा है उसको भी टारगेट लिस्ट पे लाया गया है। और दो जगह पर आजकल टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कैंप चल रहे हैं, एक पीओके में और दूसरा अफपाक बॉर्डर पर, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों में, जो कबीलाई इलाका है और जहां पाकिस्तान की सरकार घुसपैठ करने के लिए, उसकी सेना जाने के लिए भी सोचती है, लेकिन ये लोग उसी जगह का इस्तेमाल हिंदुस्तान में आतंकवाद भेजने के लिए, प्रायोजित करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये टारगेट है, कराची में भी टारगेट है, लाहौर में भी है, अफपाक बॉर्डर पर भी है और इधर पीओके पर भी है। इन टारगेट को क्रैश करने के लिए अभी मीटिंग का दौर चालू है और पाकिस्तान में इस बात के लिए चिंता हो रही है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि भारत एक एक कदम फूक फूक कर रख रहा है। पिछली बार जब स्ट्राइक करने की बात थी तो इतने लेवल पर मीटिंग की चर्चा नहीं हो रही थी। ये सीक्रेट तरीके से कुछ बातचीत हो रहे थे, कुछ प्लानिंग बन रहे थे और उसके लिए तैयारियां की जा रही थी। और फिर डोभाल हो या मोदी हो, ये दोनों के अलावा एक दो लोग जो उनके बेहद करीबी हैं, उसी को इसकी जानकारी थी और उसमें भी जानकारी इतना ही था कि कुछ होने वाला है। इस बात की जानकारी लास्ट टाइम में दी गई कि क्या किया जाना है। इसलिए इस बार तैयारी केवल सर्जिकल स्ट्राइक जैसी नहीं है, बल्कि एक बड़ा टारगेट रखा गया है। और तभी पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है वो शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ, ये सारे मैदान में उतर चुके हैं। उसको अपनी औकात का पता है। चीन ने हाथ खड़े कर दिए, तुर्की ने हाथ खड़े कर दिए, जो कि इसका सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता था, लेकिन दूसरे देशों ने भाव देना बंद कर दिया। भारत ने चारों तरफ से चौतरफा घेरेबंदी कर ली और इन दोनों देशों को ही पता है कि डायरेक्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मतलब है हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी मोल लेना। इसलिए चीन भी इनडायरेक्ट ही पाकिस्तान को समझा रहा है और जब सारे इनपुट सामने आते हैं तभी ये शहबाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ मैदान में उतरा और नवाज शरीफ बोल रहा है इस समस्या का समाधान डिप्लोमेटिक तरीके से कराने की कोशिश करो। शहबाज शरीफ को तो कुछ दिख नहीं रहा, अभी वो प्रधानमंत्री बना है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये सब उसको समझ नहीं आता। वो पंजाब का मुख्यमंत्री रहा करता था और इंटरनल पॉलिटिक्स ही समझ पाता था। ये तो नवाज शरीफ जो कि कई घोटालों में घिरा हुआ था, ये बाहर भाग गया था, गिरफ्तारी हो गई थी, उसके कारण शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया और इसलिए वो डगमग स्थिति में है कि क्या किया जाए। उसके लिए हमें पाकिस्तान की आर्मी पर ही भरोसा करना पड़ेगा, उसी के इनपुट पर भरोसा करना पड़ेगा और पाकिस्तान की सेना पर भरोसा करने का मतलब नवाज शरीफ भी जान चुका है। जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को लात मारकर भगा दिया था, उस समय भी इसे पता था कि पाकिस्तान की सेना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह हिंदुस्तान की सेना जैसी नहीं है कि जहां पर हिंदुस्तान की सेना ने अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया है। यहां डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी बनी रहेगी। सेना अपना ही काम करती है, उन्हीं के आदेश का पालन करेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो इसलिए वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप भी इस बात से चिंतित है कि जैसे ही भारत ने कोई कार्रवाई शुरू की और उसके बाद जब सेना के पास कुछ ताकत मिल गई तो पाकिस्तान की सेना सत्ता पर भी कब्जा कर लेगी, वहां गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए भारत थोड़े थोड़े यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके सब इनपुट ले रहे हैं। अभी गृह मंत्री के साथ, अमित शाह के साथ भी बैठक है, इंटरनल चीजों को देखा जा रहा है और जितने मीटिंग हुए हैं उसमें सारे पहलू देखे गए कि अगर हम हमला करते हैं, अगर हम युद्ध की घोषणा करते हैं तो वैसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी, हमारे पास मतलब सेना के पास कितने दिनों के लिए सप्लाई चेन है, कहां कहां क्या किया जा सकता है, किन जगहों पर मूवमेंट किया जा सकता है। अगर
पीओ की तरफ जाना है तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हमारे स्ट्रेटेजिकल पोजीशन क्या है, और इधर पंजाब का फ्रंट खोला जाए या राजस्थान का फ्रंट खोला जाए या उधर कच्छ का रन का फ्रंट खोला जाए या फिर अरबियन सी से हम अपने तरीके से डील करने की कोशिश करें, हमारे पास सबमरीन की ताकत कितनी है, ये सारे पहलुओं पर बातचीत हो रही है। इसलिए ये जो दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग ली, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने मीटिंग ली, सिर्फ इतनी ही मीटिंग नहीं चल रही है, हर कमांड की अपनी अपनी मीटिंग चल रही है और सीडीएस अनिल चौहान ये सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। इसलिए इनपुट लेकर सीडीएस से जाते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि नेवी क्या कर रही थी और नेवी 4 दिनों में कितनी मीटिंग की, क्या क्या व्यवस्थाएं की है। इसलिए इस बार का हमला, इस बार का अटैक कोई सामान्य नहीं होने वाला है, ये रिवेंज प्लान है, क्योंकि पाकिस्तान ने केवल आतंकियों को नहीं भेजा बल्कि उसके दिमाग में ऐसा जिहाद भर के भेजा है जो यहां हिंदुओं को पूछ पूछ कर कन्फर्म करके उसकी हत्या की है। और ये हिंदुओं के ऊपर हमला है, हिंदू अस्मिता के ऊपर हमला है, केवल देश के ऊपर हमला नहीं कहा जा सकता। देश के ऊपर हमला तो ये सालों से करते ही आ रहा है, अलग अलग जगह पर बम विस्फोट करेगा, अलग जगहों पर वो गन फाइट करेगा या फिर गोलियां चलाएगा, वो भी देश के ऊपर ही हमला था। लेकिन ये देश के साथ साथ हिंदुओं के ऊपर हमला है कि तुम अपने आप को सबसे बड़े हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखते हो, भले ही डेमोक्रेसी के साथ साथ सेकुलरिज्म की बात है, लेकिन हिंदू डोमिनेटेड स्टेट तो है और इसके लिए कोई इससे वो छीन नहीं सकता। और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, जो हिंदुस्तान अभी आया हुआ है, वो भी कहता है कि भारत जैसे हिंदू राष्ट्र को छोड़कर हम पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। वे जितने क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है वो भी मानता है हिंदुस्तान हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है। पाकिस्तान में बैठे हुए ये सेना के अधिकारी से पॉलिटिकल लीडर तक ये सारा कहता है हिंदुस्तान काफिरों यानी कि हिंदुओं का देश है। तो ऐसे में हिंदुओं के ऊपर हमला हिंदुत्व के अस्मिता के ऊपर हमला है और इसका बदला सामान्य तरीके से नहीं लिया जा सकता। इसलिए इन मीटिंग्स में जो फैसले हो रहे हैं उसमें टारगेट फिक्स कर लिए गए हैं और अब अंतिम प्रहार की तैयारी है, जिसमें पाकिस्तान कांपा हुआ है, थर्रा रहा है। शहबाज शरीफ और सेना के अंदर भी परेशानियां पाकिस्तान में उतनी ही बढ़ी हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।